लीवरेज क्या बोलता है कि इट इज़ द मैग्निफिकेशन ऑफ अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फिक्स्ड इंटरेस्ट एंड डिविडेंड बियरिंग लाइबिलिटी इन कैपिटल स्ट्रक्चर, राइट। मतलब कि डेट एंड ये बात कर रहा है कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की, राइट। अभी इसको हम एग्जांपल के थ्रू समझेंगे कि समझना, एक सिचुएशन मैंने ली है कि जिसमें पूरा की पूरा हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर में सिर्फ इक्विटी है, राइट। पूरी फंडिंग इक्विटी के थ्रू हुई है। एंड दूसरी सिचुएशन ली है जिसमें हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट भी इंक्लूडेड है, एग्जिस्ट करता है डेट, राइट। तो मान लो टोटल कैपिटल लगा है 5 लाख रुपीज़, राइट। टोटल कैपिटल 5 लाख रुपीज़ लगा है, वो सिचुएशन 1 में पूरा की पूरा इक्विटी के थ्रू फंडिंग हुई है, राइट। एंड सिचुएशन 2 में मान लो 5 लाख में से 2 लाख डेट के थ्रू रेज किए एंड बाकी के 3 लाख इक्विटी के थ्रू रेज किए, राइट। एंड 2 लाख पे मतलब जो हमारा डेट है 2 लाख का, उस पे मान लो कूपन रेट है हमारा 10%, राइट। तो पहले सिचुएशन 1 देखते हैं। पहले ये समझो कि फाइनेंशियल लीवरेज जो है ना, ये सिंपल वर्ड्स में अगर बोले तो इट इज़ अ कनेक्शन बिटवीन एफर्ट्स एंड रिजल्ट्स, राइट। एफर्ट्स एंड रिजल्ट्स, राइट। मतलब जैसे कि आपने वो बचपन में गाड़ी देखी होगी, जो गाड़ी को थोड़ा पीछे खींचेंगे तो थोड़ी आगे जाती थी वो, राइट। तो वो गाड़ी को थोड़ा पीछे खींचते थे तो आगे जाती थी, राइट। तो वही है कि ये कितना एफर्ट्स लगा रहे हो और कितना उसका रिजल्ट मिल रहा है। और एक नॉर्मल वाली गाड़ी थी कि जिसको हाथ से हमें घुमाना पड़ता था, राइट। उसको कोई ऐसा ये नहीं था कि पीछे खींचेंगे तो आगे जाएगी वो, ऐसा कुछ नहीं था उसमें, राइट। तो यही है लीवरेज। लीवरेज क्या बोलता है देखना, अभी सिचुएशन 1 में हमारा सिर्फ इक्विटी के थ्रू फाइनेंसिंग हुआ था, राइट। तो मान लो बेस ईयर में, बेस इन्फॉर्मेशन में हमारा EBIT है 1 लाख, ठीक है। इंटरेस्ट तो कुछ भी नहीं रहेगा क्योंकि कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट नहीं है, राइट। हमारे एग्जाम्पल में हम प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को इग्नोर करके चल रहे, राइट। सिर्फ डेट ले रहे हो वरना वीडियो लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो EBIT में से इंटरेस्ट कुछ नहीं है गया तो EBT बचा, राइट। अर्निंग बिफोर टैक्स 1 लाख, टैक्स लगा 30% के हिसाब से, तो ये आ गया 30,000, राइट। टैक्स जाने के बाद आता है अर्निंग्स आफ्टर टैक्स, राइट। अर्निंग्स आफ्टर टैक्स आया 70,000, यही है हमारा अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। क्योंकि हमारे एग्जाम्पल में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नहीं है। अगर वो होता तो अर्निंग आफ्टर टैक्स में से प्रेफरेंस डिविडेंड हम डिडक्ट करते, फिर जो बचता वो इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए अर्निंग्स होती, दैट इज़ EAES, अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, राइट। और उसको डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स करेंगे तो EPS आएगा। सर EPS और EAES सेम ही होता है, सिर्फ नंबर ऑफ ये जो है ये इन टोटलिटी होता है एंड ये पर शेयर होता है, राइट। तो हमारा आया EPS 70। अभी देखना हमारा जो EBIT है मान लो 40% से बढ़ गया, ठीक है। तो वो आ गया 1 लाख प्लस 40% इज़ 1,40,000, ठीक है। इंटरेस्ट तो कुछ भी नहीं रहेगा क्योंकि कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट एग्जिस्ट नहीं करता। टैक्स आ गया हमारा, अब टैक्स कितना आएगा 140 पे मान लो 30%, ठीक है। तो 42,000 टैक्स आ गया, राइट। तो 140 माइनस 42,000 EAES करेंगे 98,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, तो ये आ गया अर्निंग पर शेयर 19। अभी देखना जो फाइनेंशियल लीवरेज है इसका फॉर्मूला क्या है। डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन अर्निंग पर शेयर डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन EBIT, राइट। परसेंटेज चेंज इन EPS कैसे निकालेंगे सर, न्यू EPS माइनस एग्जिस्टिंग EPS, इन दोनों में का डिफरेंस डिवाइडेड बाय एग्जिस्टिंग EPS, राइट। इतना चेंज हुआ 70 से 98, मतलब इंक्रीज हुआ इन दोनों में का डिफरेंस, और पहले कितना था 70। तो हमें समझेगा परसेंटेज चेंज इन अर्निंग पर शेयर वो कितना आ रहा है हमारा 40%। आप कैलकुलेटर पे करके देख लेना, ठीक है। एंड परसेंटेज चेंज इन EBIT क्या है, सेम न्यू EBIT माइनस एग्जिस्टिंग EBIT, कितने से इंक्रीज हुआ इन दोनों में का डिफरेंस डिवाइडेड बाय एग्जिस्टिंग EBIT जो बेस वाला था अपना, राइट। तो परसेंटेज चेंज आएगा 40%। सिंपल वर्ड्स में सिचुएशन 1 में एफर्ट्स कितना लगाया सर, EBIT बढ़ा 40% से, ये लगाया हमने एफर्ट्स, ज़्यादा काम किया, ज़्यादा मार्केटिंग की, ज़्यादा
एडवर्टाइजिंग की तो हमारा EBIT बढ़ गया 1,40,000 1 लाख से, ठीक है। तो 40% एफर्ट लगाया, रिजल्ट कितना मिला 40%। अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स कितने से बढ़ा सर, 40% से ही बढ़ा। तो जितना एफर्ट लगाया उतना ही रिजल्ट मिला सिचुएशन 1 में, जहाँ पे पूरी की पूरी फाइनेंसिंग या फिर कैपिटल स्ट्रक्चर में सिर्फ इक्विटी था, राइट, डेट नहीं था, ठीक है। अभी इसको ही हम फाइनेंशियल लीवरेज, इसका आंसर कैसे निकालते, परसेंटेज चेंज इन अर्निंग पर शेयर 40 डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन EBIT 40, दिस विल बी 1। इसको बोलेंगे डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज इन सिचुएशन 1 इज इक्वल टू 1, राइट। इसका ही और एक फॉर्मूला है EBIT डिवाइडेड बाय EBT, फाइनेंशियल लीवरेज का और एक फॉर्मूला है EBIT डिवाइडेड बाय EBT। अब इसका डेरिवेशन कैसे हुआ मैं आपको बताऊंगा आगे वीडियो में, पहले आप आंसर देख लेना, उससे मैच होता है कि नहीं। EBIT कितना है सर 1 लाख, EBT कितना है 1 लाख, तो 1 लाख बाय 1 लाख विल बी इक्वल टू 1। तो हमारा इस फॉर्मूला से भी 1 आंसर आया था फाइनेंशियल लीवरेज का डिग्री, एंड EBIT डिवाइड बाय EBT से भी 1 ही आया आंसर, राइट। अगर 2 फॉर्मूला है और दोनों से आंसर सेम आता है तो वो दोनों फॉर्मूला एक ही होते हैं, बस अलग टर्म्स में उसको लिखते हैं, राइट। एक लॉन्ग फॉर्म होता है, एक शॉर्ट फॉर्म होता है, मतलब उसका सिंप्लीफाइड वर्जन होता है जिससे कि टाइम बचे। तो 2 फार्मूला से अगर एक ही आंसर आ रहा है तो दोनों फार्मूला सेम ही होते हैं, राइट। इतनी बात याद रखना। दूसरी चीज़ ये है बेस इंफॉर्मेशन, ठीक है। हम जहाँ पे खड़े हैं वहाँ उस पॉइंट ऑफ टाइम का निकलता है फाइनेंशियल लीवरेज, राइट। तो हम जब EBIT डिवाइड बाय EBT वाला देखेंगे ना तो इसका देखेंगे, इसका नहीं देखेंगे सर, ऑब्वियसली हम यहाँ खड़े और यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, ठीक है। तो इसका देखना है हमको बेस का, राइट। एंड जो ये जो फॉर्मूला है सेकंड वाला परसेंटेज चेंज इन, इसके लिए 2 साल का डेटा लगेगा अपने, ठीक है, तभी जाके इससे निकलेगा अपना आंसर, राइट। तो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज, मतलब हम अगर यहाँ खड़े हैं, हमें यहाँ से यहाँ का देखना है तो ये वाला डेटा यूज करेंगे, राइट, ना कि ये वाला, ठीक है। अभी सिचुएशन 2 में आना, हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर टोटल कैपिटल कितना था 5 लाख, उसमें से डेट कितना था 2 लाख और इक्विटी कितना है 3 लाख, ठीक है। अब 2 लाख पे कूपन रेट मैंने बोला था सर 10% मानो, ठीक है। तो इसमें भी हमने EBIT सेम रखा 1 लाख रुपीज़, राइट, बेस ईयर इन्फॉर्मेशन। इंटरेस्ट कितना गया 2 लाख पे 10% 20,000, राइट। EBIT आया 80,000, अगेन एट द रेट ऑफ 30% टैक्स हमारा जो है 80 पे कितना आएगा 24,000, राइट। अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स आ गया एंड नंबर ऑफ शेयर सेम, तो 56 अपना अर्निंग पर शेयर आया सिचुएशन 2 में, राइट। अभी सेम जैसे यहाँ पे 40% से हमने इंक्रीज़ किया था EBIT, सेम हमारे सिचुएशन 2 में 1,40,000 40% से इंक्रीज़ किया, ठीक है। तो EBIT कितना है 1,40,000, उसमें से इंटरेस्ट जाएगा ये 10% ऑफ 2 लाख पे ही जाएगा। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ये जो ऑपरेटिंग इनकम के बढ़ने से इंटरेस्ट नहीं बढ़ेगा, राइट। ये फिक्स्ड इंटरेस्ट कॉस्ट है, राइट। दूसरी चीज़ ये आया अपना अर्निंग बिफोर टैक्स, उसमें से टैक्स के एट द रेट 30%, अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स एंड देन EPS आया, राइट 84। अभी सर देखना परसेंटेज चेंज इन EPS कितना है, आप अगर करोगे 84 न्यू EPS माइनस एग्जिस्टिंग EPS 56 डिवाइडेड बाय एग्जिस्टिंग EPS 56 इंटू 100 तो 50% आएगा आपको, राइट। एंड अगर आप ये देखोगे EBIT हमारा 40% से बढ़ा, राइट। तो हमने एफर्ट्स कितना लगाया 40%, रिजल्ट क्या आया सर, EPS कितने से बढ़ा, अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स कितने से बढ़ा 50% से बढ़ा, राइट। तो यही तो है लीवरेज, क्योंकि यहाँ पे हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट एग्जिस्ट करता है, हमारा 40% से EBIT बढ़ा, लेकिन अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स कितने से बढ़ा 50% से बढ़ा, राइट। तो अगर हम इस फॉर्मूला में इसको पुट करें फिगर्स को तो आंसर क्या आएगा फॉर सिचुएशन नंबर 2, परसेंटेज चेंज इन EPS या फिर इसको बोल दो परसेंटेज चेंज इन EAS, एक ही बात है सर, मैंने आपको बोला, ठीक है।
ये टोटलिटी में रहेगा EAES एंड EPS सिर्फ पर शेयर रहता है, तो ये और ये सेम ही रहेगा EAES और EPS। परसेंटेज चेंज इन EPS कितना है 50% डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन EBIT ऊपर 40%, राइट। सो दिस विल गिव अस डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज 1.25 फॉर सिचुएशन 2, राइट। इसका और एक फॉर्मूला मैंने सर क्या बोला था आपको, EBIT डिवाइडेड बाय EBT, राइट। सो EBIT कितना आ रहा है यहाँ पे, बेस वाली इंफॉर्मेशन देखेंगे, राइट, जहाँ पे हम खड़े, ठीक है। तो 1 lakh इज द EBIT डिवाइडेड बाय EBT 80,000 एंड इट विल गिव यू द सेम आंसर 1 lakh डिवाइडेड बाय 80,000, 1.25 ही आएगा आंसर, राइट। अभी इसका मीनिंग क्या है सर, देखना, अगर 1.25 हमारा डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज है तो ये क्या बोलता है, ये बोलता है कि अगर आपका EBIT 1% से चेंज होता है, वेदर इट इज़ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, अभी हमारे केस में इंक्रीज हो रहा है, तो अगर आपका EBIT 1% से बढ़ रहा है हमारे केस में, तो आपका EPS 1.25% से बढ़ेगा, राइट। वही चीज़ अभी मान लो इंस्टेड ऑफ दिस हमको एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन भी दे सकते कि मान लो डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज इज 1.25, अपने को बोला है कि आपका जो बेस ईयर का इन्फॉर्मेशन दिया रहेगा, ठीक है, आपको बोला है कि आपका जो EBIT है, ठीक है, ऑपरेटिंग इनकम, वो 40% के बजाय, इसके बजाय मान लो 1,70,000 दिया है आपको, ठीक है, ये कुछ भी नहीं दिया और अपने को ये करने की भी ज़रूरत नहीं, अपन डायरेक्टली निकाल सकते कि हमारा अर्निंग पर शेयर या फिर मान लो अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स क्या रहेगा इन दिस केस, ठीक है। हमें ये दिया है, हमको बोला है कि आपका EBIT है 1,70,000 और ये हमें पता है, ठीक है, ये बेस ईयर का इन्फॉर्मेशन है। तो हम क्या करेंगे, 1,70,000 माइनस 1 लाख, हम देखेंगे ये फॉर्मूला चाहिए ना हमको, राइट। तो परसेंटेज चेंज इन EBIT निकालेंगे, ये EBIT, ठीक है। परसेंटेज चेंज इन EBIT कैसे आएगा, 1,70,000 न्यू EBIT माइनस एग्जिस्टिंग EBIT 1 लाख डिवाइडेड बाय एग्जिस्टिंग EBIT बेस वाला 1 लाख इंटू 100, तो ये कितना आएगा सर, 70% आएगा, राइट। 70% इज द चेंज इन EBIT एंड वी नो डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज इज 1.25, राइट। तो हमें पता है कि 1.25 अगर EBIT, इसका इंटरप्रिटेशन क्या था, अगर EBIT 1% से चेंज होता है तो EPS कितने परसेंट से चेंज होगा, तो 70% से हमारा EBIT चेंज हुआ था यहाँ पे, ठीक है, इंटू 1.25 करेंगे तो इट विल गिव यू 87.5%, मतलब कि हमारा अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स या फिर बोलो अर्निंग्स पर शेयर विल चेंज बाय 87.5%। करके देखना डायरेक्टली, ये तो मैंने प्रूव करने के लिए लिया है एग्जांपल। अभी यहाँ पे 56 था EPS, हमने सिर्फ इस पे से निकाला। अब डायरेक्टली कैसे निकालेंगे, 56 था इंटू 1.25 करना, सॉरी 56 प्लस 87.5% करना, राइट। ये आया ना हमारा आंसर, राइट। हमने बोला ना EPS 87.5% से चेंज होगा जबकि EBIT 70% से चेंज हुआ है एंड वी नो 1.25 इज आवर डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज, राइट। तो 56 प्लस 87.5% करना कितना आएगा, 105, राइट। तो ये बोलता है, ये इसका इंटरप्रिटेशन है कि अगर आपका 1.25 है डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज तो EBIT अगर 1% से चेंज होगा तो आपका अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स या फिर अर्निंग्स पर शेयर विल चेंज बाय 1.25%, राइट। ये इसका मीनिंग है। इट्स सिंपल वर्ड्स में बोलूँ क्या सर, इट्स सिंपली लाइक बीटा। बीटा क्या बोलता है, चेंज इन स्टॉक का रिटर्न डिवाइडेड बाय चेंज इन मार्केट का रिटर्न। बेसिकली सेंसिटिविटी है, सेंसिटिविटी। अगर मान लो बीटा 1.5 तो हम क्या बोलते हैं, अगर मार्केट 1% से चेंज होगा तो स्टॉक का रिटर्न 1.5% से चेंज होगा इन द सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन मतलब बीटा अगर पॉजिटिव है तो, बीटा नेगेटिव है तो इन द अपोजिट डायरेक्शन, राइट। वही यहाँ पे सेंसिटिविटी बता रहा है सर। वो बोल रहा है कि अगर EBIT 1 से चेंज होगा तो आपका EPS कितने से चेंज होगा, 1.25 से। सिंपल। अभी रही बात आपने जो क्वेरी पूछा था कि ये कहाँ से आया, सेकेंड वाला EBIT डिवाइडेड बाय EBT, इसका फॉर्मूला है ना, ये कैसे डरेगा देखना। हमारा फॉर्मूला क्या है, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज का ये बेसिक डेफिनेशन वाला इंटरप्रिटेशन, ठीक है। क्या है हमारा, परसेंटेज चेंज इन EAES
EPS है ना, EPS और EAS सेम ही रहेगा, मैंने बोला था। ये सिर्फ टोटलिटी में रहता एंड ये क्या है, पर शेयर में रहता। तो 56 84 हुआ तो 50% से बढ़ा, तो 56 50% से बढ़ा तो 84 हुआ, राइट। ये सिर्फ टोटलिटी में है और ये पर शेयर में, ठीक है। तो परसेंटेज चेंज इन EPS को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, परसेंटेज चेंज इन EAES, राइट, डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन EBIT। ये हमारा बेसिक फॉर्मूला है फाइनेंशियल लीवरेज का, राइट। दूसरी चीज़, अभी ये जो परसेंटेज चेंज इन EAES है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, परसेंटेज चेंज इन EBIT, सॉरी EBT क्यों लिख सकता हूँ सर मैं इसको, यहाँ पे देखना, ये कितने से चेंज हुआ, 50% से बढ़ा, राइट। क्या है ये, EAES। और ये जो EBT है ये भी 50% से बढ़ा। जब क्यों सर, मान लो सिंपल सी बात है, EBT अर्निंग बिफोर टैक्स अगर 50% से बढ़ा है ना, तो रिजल्टिंग EAES भी 50% से ही बढ़ेगा, क्योंकि टैक्स रेट सेम है 30%। तो 80,000 का 30% जाके जो आया, वही जो 80,000 का 50% जो बढ़ के आया था, उसका 30% उसमें से गया 36,000। तो ये जो रिजल्ट है, इन दोनों में का डिफरेंस भी 50% ही रहेगा, सेम, राइट, ठीक है। क्योंकि ये टैक्स रेट 30% इसका जा रहा है और यहाँ पे भी 30% इंक्रीज्ड फिगर का जा रहा है। तो जो रिजल्ट आया, इन दोनों में का चेंज भी इस चेंज के बराबर रहेगा, 50%, राइट। सो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, परसेंटेज चेंज इन EAES को परसेंटेज चेंज इन EBT लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ ना सर। तो मैंने इसको क्या लिखा, परसेंटेज चेंज इन EAES को परसेंटेज चेंज इन EBT डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन EBIT, राइट। परसेंटेज चेंज इन EBIT तो हमारा ये फॉर्मूला से ही आया। हमने सिर्फ क्या किया, ये जो परसेंटेज चेंज इन EPS है या फिर EAES है, इसको हमने परसेंटेज चेंज इन EBT लिखा, और ये दोनों सेम ही रहेगा हमेशा, राइट। मैंने आपको अभी बताया, ठीक है। अभी अर्निंग बिफोर टैक्स में परसेंटेज चेंज इन कैसे लिखते हैं अपन, कि न्यू EBT माइनस एग्जिस्टिंग EBT डिवाइडेड बाय एग्जिस्टिंग EBT, राइट। एंड परसेंटेज चेंज इन EBIT को सेम, न्यू EBIT माइनस एग्जिस्टिंग EBIT डिवाइडेड बाय एग्जिस्टिंग EBIT। अभी देखना, न्यू EBT माइनस एग्जिस्टिंग EBT में का डिफरेंस कितना है, इन दोनों में का डिफरेंस है 40,000, राइट। 120 माइनस 80,000 कितने हो गए, 40,000, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे लिखा 40,000, राइट। सिर्फ न्यूमरेटर की बात कर रहा हूँ सर, राइट। डिवाइडेड बाय एग्जिस्टिंग EBT को वैसे ही रख देना फॉर द टाइम बिंग, डिवाइडेड बाय होल डिवाइडेड बाय, हम क्या कर रहे हैं अभी, ये देखेंगे न्यू EBIT और एग्जिस्टिंग EBIT में का डिफरेंस कितना रहेगा सर, ये वाला 40,000, 140 माइनस 1 लाख 40,000, राइट। तो ये यहाँ पे आ गया 40,000, ठीक है। एंड एग्जिस्टिंग EBIT को वैसे ही रख देना, ये 40,000 जो आया हमारा न्यू EBIT माइनस EBIT, ये जो 40,000 है, इसको एग्जिस्टिंग EBIT जो डिनोमिनेटर है इसको ऐसे ही रख देना फॉर द टाइम बिंग, ठीक है। तो अभी ये 40,000 और ये 40,000 कट जाएगा, क्योंकि वी नो द बेसिक मैथ्स कि अगर ये होल डिवाइडेड बाय है तो ये जब मल्टीप्लिकेशन में जाएगा तो ये EBIT ऊपर जाएगा और 40,000 यहाँ पे आएगा, राइट। और ये 40,000 कटेगा तो क्या बचेगा सर, EBIT डिवाइडेड बाय EBT, राइट। ये हमारा आ गया फॉर्मूला दूसरा। तो ऐसे ये डिराइव हुआ है, बस सिंप्लीफाइड वर्जन है, फॉर्मूला सेम है, राइट। तो ये फॉर्मूला एग्ज़ाम में ज़्यादातर यूज होता है, क्योंकि अपने को 2 साल की इन्फॉर्मेशन नहीं देते, सिर्फ ये देते तो हम वो वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, ठीक है। बेस ईयर की इन्फॉर्मेशन देते तो ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। इंटरप्रिटेशन हमने देख लिया, राइट। मीनिंग क्या बोलता है, 1.25 तो सेंसिटिविटी मेजर करता है कि अगर EBIT 1 से चेंज होगा तो EPS या EAES 1.25 से चेंज होगा, राइट। इसका मीनिंग ये है। तो मैं यही बोल रहा था, डेफिनेशन क्या बोलता है, मैग्निफिकेशन ऑफ EPS और अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ फिक्स्ड इंटरेस्ट एंड डिविडेंड बेयरिंग लाइबिलिटी इन कैपिटल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन मतलब क्या, कि देखना ये है नॉर्मल सिनारियो, हम जब नॉर्मल देखते हैं तो हमको चीज़ें नॉर्मली दिखती है, लेकिन जब मैग्नीफाइंग ग्लास से देखते हैं तो चीज़ें बड़ी हो जाती है। वैसे यहाँ जब डेट आता है हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर में तो चीज़ें बड़ी हो गई, 40% की जगह हमें कितनी चीज़ दिख रही है, 50% दिख रही है। इतना एफर्ट लगाया सर, इतना रिजल्ट मिला, इसको बोलते हैं फाइनेंशियल लीवरेज। समझा सर, आपको बहुत सिंपल वे में समझाने की कोशिश की है। और एक चीज़ मुझे ये बोलनी है कि आप याद कैसे रख सकते हो, सिंपल सी बात है। देखना,
जो ऑपरेटिंग लीवरेज है वो किसके वजह से आता है? फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट की वजह से आता है सर, राइट। एंड जो फाइनेंशियल लीवरेज है वो इंटरेस्ट की वजह से आता है, राइट। ऑफ कोर्स इग्नोरिंग प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, और मेजॉरिटी केसेस में होता भी नहीं है, ठीक है। तो वही है कि अगर ऑपरेटिंग लीवरेज का आपको फॉर्मूला देखना है तो आप क्या देखोगे, जिसके वजह से आ रहा है, फिक्स्ड कॉस्ट की वजह से ऑपरेटिंग लीवरेज आता है, तो फिक्स्ड कॉस्ट के ऊपर क्या आता है सर? कंट्रीब्यूशन। क्या रहता है हमारा? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन आता है, उसमें से फिक्स्ड कॉस्ट जाएगा तो क्या आएगा हमारा? EBIT, ठीक है। तो इसके वजह से आता है ऑपरेटिंग लीवरेज, तो इसके ऊपर की फिगर क्या है? कंट्रीब्यूशन, और इसके नीचे की फिगर क्या है? EBIT। तो फॉर्मूला क्या बना सर ऑपरेटिंग लीवरेज का? कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBIT, खत्म। वैसे ही फाइनेंशियल लीवरेज के फॉर्मूला कैसे याद रखोगे? ये किसकी वजह से आता है? इंटरेस्ट की वजह से आता है, राइट। फिक्स्ड इंटरेस्ट कॉस्ट, तो इंटरेस्ट के ऊपर क्या आता है सर? EBIT माइनस इंटरेस्ट, इट गिव्स अस EBT। तो फॉर्मूला कैसे बनेगा? इंटरेस्ट के ऊपर आएगा EBIT, क्योंकि इंटरेस्ट की वजह से अगर हमारा फाइनेंशियल लीवरेज आ रहा है तो इसके ऊपर की फिगर लेंगे हम न्यूमरेटर में EBIT, और इसके नीचे की फिगर लेंगे हम डिनोमिनेटर में EBT। ये बन गया हमारा फाइनेंशियल लीवरेज का फॉर्मूला। कभी भूलोगे नहीं आप अगर ऐसे याद रखोगे तो, ठीक है। दूसरी चीज़ मुझे ये बोलना था कि अगर ये जो फॉर्मूला है EBIT डिवाइडेड बाय EBT, इसका एक लिमिटेशन है। ये कब यूज कर सकते हैं हम? जब क्वेश्चन में या फिर हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर में क्या नहीं है? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नहीं है, ठीक है। मैंने सब चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर दी है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर योर टाइम, थैंक यू फॉर वॉचिंग। इंपॉर्टेंट थिंग इज, ये जो डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज है ये कब होना चाहिए एंड ज़्यादा कब होना चाहिए। कब ज़्यादा रहेगा तो अच्छी बात है, और कब कम होना चाहिए, राइट। तो सर देखना कि इफ़ आई एम एक्सपेक्टिंग दैट माई ऑपरेटिंग इनकम आर एक्सपेक्टेड टू राइज, राइट, ये बढ़ती रहेगी अच्छी खासी, मेरे को ये एक्सपेक्टेड है, तो उस टाइम पर ये जो डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज है ये ज़्यादा रहेगा तो अच्छा रहेगा, क्योंकि जितने एफर्ट्स करोगे उससे ज़्यादा ही रिजल्ट मिलेगा आपको, एंड योर EBIT इज़ गोना इंक्रीज, राइट। एंड अगर आई एम एक्सपेक्टिंग कि मेरी ऑपरेटिंग इनकम बहुत कम होने वाली है, डिक्रीज़ होने वाली है, तो इन दैट सिनारियो ये कम रहेगा तो ही बेटर रहेगा। या फिर इसको ऐसे मैं समझाता हूँ, सुनना। हमारा जो एग्जांपल था इसमें हमने जो 5 लाख टोटल कैपिटल लगाया था, उसमें से 2 लाख डेट से लगाया था और 3 लाख इक्विटी से लगाया था। 2 लाख पे मैंने बोला था कूपन रेट, यानी कि इंटरेस्ट रेट कितना है? 2 लाख के डेट पे इंटरेस्ट कितना देना पड़ रहा? 10% के हिसाब से 20,000 देना पड़ रहा। तो अगर मैं बोलूँ कूपन रेट हमारा 10% है, सॉरी, राइट। 2 लाख पे 10% 20,000, तो कूपन रेट कितना है हमारा? इंटरेस्ट कॉस्ट कितना है? इन सिंपल वर्ड्स इट इज़ 10% इंटरेस्ट कॉस्ट, ठीक है। मेरा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है? तो मैंने कितना कमाया सर? EBIT 1 लाख कमाया ऑपरेटिंग इनकम। कितना कैपिटल लगाया था? टोटल कैपिटल 5 लाख, तो 1 लाख कमाया 5 लाख पे इंटू 100 करूँगा तो ये कितना आएगा? मेरे हिसाब से 20% आएगा, राइट। तो मेरा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 20% है। मेरा इंटरेस्ट कॉस्ट, या फिर इसको बोलो कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बोल दो, चलो दोनों ROI हो रहा तो कन्फ्यूज होगा। बोलना यही है कि मेरा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज़ 20%, मेरा इंटरेस्ट कॉस्ट इज़ 10%। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अगर ज़्यादा है मेरी इंटरेस्ट कॉस्ट से, इन दैट केस आपके कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट ज़्यादा रहेगा तो आपको ज़्यादा रिजल्ट अच्छा मिलेगा। अगर इसके रिवर्स सिचुएशन होगी जहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट या फिर इंटरेस्ट कॉस्ट जो है वो ज़्यादा रहेगा, मान लो वो रहता 20% एंड हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रहता 10%, तो ये फिर बहुत नुकसान करेगा आपको, कि आपके कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट होना विल नेगेटिवली इम्पैक्ट ऑन योर अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, और यू कैन से EPS, राइट।